स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जो हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 51वां है और इसके अंदर हमने हमारा जो टॉपिक दे रखा है विशिष्ट बालकों से संबंधित उससे संबंधित आज हमने इसमें 30 प्रश्न इसके अंदर लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा अन्य जो शिक्षक भर्ती हुई है उनमें पूछे गए हैं प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए उसके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा किस अधिनियम के तहत अधिकार है। ऑप्शन 1 दे रखा है पोक्सो अधिनियम, ऑप्शन 2 दे रखा है RT अधिनियम, ऑप्शन 4 दे रखा है RPWD अधिनियम, ऑप्शन 5 दे रखा है ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार जो बनाया गया है वो बनाया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। किसमें है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। RPDWD जो अधिनियम है वो 2016 में लागू किया गया था और इसके अंदर सबसे पहले दिव्यांग जो शब्द विशिष्ट मतलब जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए दिव्यांग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। RPDWD जो अधिनियम है 2016 में लागू हुआ था और इसी के अंदर दिव्यांग शब्द का यूज किया गया था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप सभी को पता है जो समावेशी शिक्षा का जो टॉपिक है वो आपके रीट में जोड़ा गया है, नया टॉपिक है समावेशी शिक्षा। तो इसका जो ऑप्शन 1 दे रखा है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, ऑप्शन 3 दे रखा है विशिष्ट बच्चों को अलग से शिक्षा देना, ऑप्शन 4 दे रखा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समावेशी शिक्षा का जो मतलब ये है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको भी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको भी सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ बिठाकर उन्हीं के साथ में उनको शिक्षा देना, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के समान अवसर शिक्षा के देना, समान अवसर देना। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम RPDWD अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है 2005, ऑप्शन 2 दे रखा है 2016, ऑप्शन 3 दे रखा है 2013, ऑप्शन 4 दे रखा है 2018, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम यानी RPWD किस वर्ष लागू हुआ था? वो हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में, मैंने अभी बताया। और इसी के अंदर विकलांगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया था विकलांगों के लिए 2016 में जो ये इनका अधिनियम था RPDWD उसमें विकलांग जो लोग हैं उनके लिए दिव्यांग शब्द का यूज हुआ था। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षित करना किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1 दे रखा है समानता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 3 दे रखा है अनुशासन आधारित शिक्षा, ऑप्शन 4 दे रखा है अलगाव सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षित करना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो सिद्धांत रहेगा भाई समान अवसर मिलना चाहिए। तो समान अवसर मिलेगा तो यानी कि सामान्य बच्चों के साथ में उनको बिठा सकते हैं। ये तो हो गई सामान्य सी बात है, तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको जो शिक्षित करना पड़ेगा उनको उनकी जो क्षमताएं हैं यानी कि उनकी जो क्षमताएं हैं उन्हीं के आधार पर उनको हम शिक्षित कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? उनकी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कौन सी शिक्षा होनी चाहिए? बाल केंद्रित। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा आंसर इसका? बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है बधिर और मूक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति कौन सी है। ऑप्शन 1 दे रखा है मौखिक, ऑप्शन 2 दे रखा संकेत भाषा, ऑप्शन 3 दे रखा श्रवण प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा दृश्य शिक्षा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बधिर यानी जो बहरे हैं, क्या है? बहरे, और मूक यानी जो बोल नहीं सकते। तो इनके लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त? तो इनके लिए जो उपयुक्त जो पद्धति रहेगी वो रहेगी संकेत भाषा। क्या रहेगी? संकेत भाषा। बहरे भी उनसे सीख सकते हैं और मूक यानी जो बोल नहीं सकते वो लोग भी संकेत भाषा को समझ सकते हैं। तो संकेत भाषा इनके लिए ज़्यादा मतलब उपयुक्त होगी। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अब हमारे पास में बार बार में एक शब्द आ रहा है विशेष बालक या विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक या विशेष बालक जो शब्द आ रहा है उसका भी मैं आपको मतलब थोड़ा सा इसको परिभाषित कर देता हूँ कि ये होता क्या है। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी अलग अलग इसमें परिभाषाएं भी हैं। तो एक परिभाषा है JB हंट नामक जो मनोवैज्ञानिक है उनकी परिभाषा है कि विशिष्ट बालक वे होते हैं जो शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से क्या होते हैं? इतने पृथक होते हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिगम के विकासार्थ विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे सामान्य बच्चों से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से थोड़े से अलग होते हैं, इतने अलग होते हैं वो कि उनके लिए जो अधिगम करवाने के लिए अलग योजनाओं की आवश्यकता होती है। तो ये होते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का मतलब ये नहीं कि कमजोरी बालक होगा, कमजोर भी हो सकता है और वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है और सृजनात्मक बालक भी हो सकता है। तो जो विशिष्ट बालक है इनको हम 3 कैटेगरी में बांट रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये भी। तो ये हैं
एक तो शारीरिक रूप से विशिष्ट होता है बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट हो सकता है, तो एक प्रकार तो ये हो जाएगा, इसके अंदर भी है। इसके बाद में एक हो सकता है कि मानसिक रूप से बालक विशिष्ट हो, यानी पिछड़ा भी हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है, प्रतिभाशाली हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है। इसके बाद में एक है शैक्षिक रूप से, शैक्षिक रूप से यानी कि शैक्षणिक दृष्टि से वो किस प्रकार का बालक है। तो शारीरिक रूप से जो बालक हैं एक तो दृष्टिबाधित हो सकते हैं, यानी कि जो दृष्टिबाधित का मतलब हो गया जिनको दिखाई कम देता है, या जो दृष्टिहीन होते हैं दृष्टिबाधित हो सकते हैं। एक हो जाते हैं वाणी बाधित, यानी मूक बच्चे, मूक या वाणी बाधित इनको बोल सकते हैं अपन। इसके बाद में एक और हैं जो कम सुनते हैं, श्रवण दुर्बल। श्रवण दुर्बल जो बालक होते हैं वो भी शारीरिक रूप से विशिष्ट में आएंगे। और एक होते हैं जो मतलब गत्यात्मक, यानी जो चल फिर नहीं सकते, गत्यात्मक असक्षम बालक, यानी चलने फिरने में असमर्थ जो बालक है वो हो जाएगा गत्यात्मक में। इसके बाद में मानसिक रूप से जो जिनमें है एक तो है प्रतिभाशाली बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा। दूसरा है एक इसके अंदर सृजनात्मक बालक। और तीसरे होते हैं इसके रूप में मानसिक रूप से मंदित बालक। अभी मानसिक रूप से मंदित में हम अलग अलग पढ़ेंगे, मानसिक रूप से मंदित बालक। और शैक्षिक जो रूप है उसमें एक होता है शैक्षिक रूप से तीव्र बालक होते हैं, एक शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, और सीखने में एक होता है सीखने में अयोग्य बालक। तो ये जो विशिष्ट बालकों की जो मैंने आपको प्रकृति बताई है और इनको कैसे मतलब अलग अलग भागों में बांट रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लें। और इसमें से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानसिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बालक, इनमें अंतर क्या होता है या इनकी बुद्धिलब्धि क्या होती है, सृजनात्मक बालक की क्या परिभाषा है, पिछड़े बालक क्या होते हैं, इनकी कभी कभी की परिभाषाएं पूछ ली जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे प्रश्न करते जाएंगे मैं आपको इनसे संबंधित दो तीन परिभाषाएं हैं वो भी बताता जाऊँगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है LD। LD का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी सीखने में असक्षमता से पीड़ित बच्चों में कौन सा कौशल कमजोर होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सुनना, ऑप्शन 2 दे रखा है देखना, ऑप्शन 3 दे रखा है पढ़ना और लिखना, ऑप्शन 4 दे रखा है खेलना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब हो गया सीखना, सीखने में क्या है असक्षमता, सीखने में असक्षमता में से पीड़ित बच्चों में कौन सा कौशल कमजोर होता है, तो उसका पढ़ना भी कमजोर होगा और उसका लिखना भी कमजोर होगा। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा दृष्टिहीन बच्चों के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा कंप्यूटर का, ऑप्शन 2 दे रखा ब्रेल लिपि का, ऑप्शन 3 दे रखा प्रोजेक्टर का, ऑप्शन 4 दे रखा कैलकुलेटर का, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो दृष्टिहीन बच्चों के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि जो है लुईस ब्रेल ने जो प्रतिपादित किए पद्धति बोलते हैं इसको लुईस ब्रेल। इसमें जो अक्षर हैं वो कुछ उभरे हुए होते हैं और खांचे उसके अंदर बने होते हैं। तो अंदर जो दृष्टिहीन जो बच्चे हैं उनके लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है और उपयुक्त प्रणाली है इस शिक्षा की। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है सभी बच्चों को अलग कर देना, ऑप्शन 2 दे रखा है विशेष बच्चों को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन 3 दे रखा है बच्चों को उनके स्तर के अनुसार मदद करना, ऑप्शन 3 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल होशियार बच्चों का ध्यान देना। तो ये तो समावेशी शिक्षा क्या, किसी भी टीचर के अंदर ऐसे गुण नहीं होने चाहिए कि केवल होशियार बच्चों पर ही ध्यान दें, विशेष बच्चों को नज़रअंदाज कर दें और सभी बच्चों को अलग कर दें। तो ये होना नहीं चाहिए। तो ये होगा इसका आंसर सही, बच्चों को उनके स्तर के अनुसार मदद कर देनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा IEDSS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब इसका पूरा नाम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगले 2-3 प्रश्न है उसके अंदर इसका पूरा नाम आ जाएगा। तो IEDSS योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन 1 दे रखा है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 2 दे रखा है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन 3 दे रखा कक्षा निर्माण, ऑप्शन 4 दे रखा तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो IEDSS जो योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा का मतलब मैंने आपको बता दिया कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ ही बिठाकर समान अवसर पर शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये होती है समावेशी शिक्षा। तो ए आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा दृष्टिहीन, प्रश्न नंबर 10 है अपना दृष्टिहीन बच्चों के शिक्षण में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रवण आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 दे रखा है दृश्य आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 दे रखा है लिखित दृष्टिकोण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। दृष्टिहीन बच्चों के शिक्षण में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है, तो वो रहेगा श्रवण आधारित दृष्टिकोण, क्योंकि दृश्य में वो देख नहीं पाते लेकिन सुन वो अच्छे से सकते हैं, सुन तो सकते हैं। तो उनके लिए जो सुनने का जो दृष्टिकोण है यानी श्रवण आधारित जो दृष्टिकोण है वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है कम ध्यान देना, ऑप्शन 2 दे रखा है अत्यधिक सक्रियता, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक कमजोरी, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक कमजोरी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता, क्या बोलते हैं इसको, अति सक्रियता इसको बोलते हैं हिंदी में, अति सक्रियता। तो अत्यधिक सक्रियता इसके अंदर देखने को मिलेगी, यानी बच्चा कभी क्या चीज़ उठा रहा है कभी क्या चीज़ पटक रहा है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो ये जो हाइपर एक्टिविटी है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा।
यानी कि उसके मतलब 1 मिनट में तो वो दूसरी चीज़ ले लेता है, उठा लेता है, उसके बाद दूसरी उठा लेगा, ऐसे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय दिखाई देता है। ये बच्चों में, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें ये समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है। तो बी आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, समानता और समावेशन की अवधारणा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है हर बच्चे को शिक्षा का अवसर देना। ऑप्शन 3 दे रखा है कमजोर बच्चों को अलग करना। ऑप्शन 3 दे रखा है इसका विशेष कक्षाओं की स्थापना। ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतियोगी परीक्षाओं पर ध्यान। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समानता और समावेशन की अवधारणा का जो उद्देश्य है वो है हर बच्चे को शिक्षा का अवसर देना। क्या देना? शिक्षा का अवसर देना प्रत्येक बालक को, चाहे वो विशेष बालक हो या क्या हो, सामान्य बालक हो, या तो विशेष बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी को क्या होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिलना। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बधिर बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री क्या हो सकती है। ऑप्शन 1 दे रखा है, बधिर का मतलब हो गया बहरे बच्चे, तो चित्रात्मक सामग्री। ऑप्शन 2 दे रखा पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन 3 दे रखा मौखिक व्याख्या। ऑप्शन 4 दे रखा इसका सर्वे सामग्री। ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बधिर बच्चों के लिए जो सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री जो रहेगी वो रहेगी चित्रात्मक सामग्री। क्या रहेगी? चित्रात्मक सामग्री रहेगी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर? ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, व्यावसायिक प्रशिक्षण किस प्रकार के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 दे रखा है सामान्य बच्चे। ऑप्शन 2 दे रखा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन 3 दे रखा प्रतिभाशाली बच्चे। ऑप्शन 5 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा बाल श्रमिक। ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो किस प्रकार के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब इसमें भी क्या होते हैं, जो शारीरिक जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं इनको जो अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो हमारे जो एक मनोवैज्ञानिक हैं सैमुअल और क्रिक ने जो है इनका जो वर्गीकरण है वो किया है बुद्धिलब्धि के आधार पर, बालकों का बुद्धिलब्धि के आधार पर जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनका क्या किया है, वर्गीकरण किया है। किसने किया है? सैमुअल और क्रिक ने। तो इन्होंने 4 प्रकार के बच्चे बताए। एक तो हैं जो पूर्णतः आश्रित मंदबुद्धि होते हैं, पूर्णतः आश्रित मंदबुद्धि यानी बिल्कुल ही जो मंदबुद्धि हैं, तो इनका जो बुद्धिलब्धि होती है वो 0 से 25 तक के बीच में होती है। इसके बाद में जो दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक। कौन से? प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक, यानी इनको प्रशिक्षण देकर कुछ सिखाया जा सकता है। तो ये इनकी जो बुद्धिलब्धि होगी वो होगी 25 से 30 के बीच में। एक होते हैं शिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक, यानी इनको शिक्षण करवाया जा सकता है विशेष क्लास लगाकर। तो इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है वो होती है 50 से 75 के बीच में। इनके लिए भी अलग से विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी लेकिन। और एक होते हैं धीमी गति से सीखने वाले। ये तो नॉर्मल सी बात है, कुछ बच्चे होते हैं जो धीमी गति से किसी चीज़ को सीखते हैं, तो इनके लिए किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये सामान्य विद्यालयों में भी बच्चे पढ़ सकते हैं जिनकी मतलब बुद्धिलब्धि 75 से क्या होती है 90 के बीच में होती है। तो एक तो 75 से 90 हो गया, एक 50 से 75 है, एक 25 से 30 और एक 0 से 25। ये जो होते हैं पूर्ण जो आश्रित, यानी इनको जड़ बुद्धि बोल सकते हो। इनकी ये तो मतलब अपने जो दैनिक कार्य हैं उनके लिए भी दूसरे पर निर्भर रहेंगे, मतलब इनमें कुछ बुद्धि रहती नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, विशेष बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है मुख्य धारा में समावेश। ऑप्शन 2 दे रखा है अलग कक्षाएं। ऑप्शन 3 दे रखा है घर में पढ़ाई। ऑप्शन 4 दे रखा है इंटरनेट आधारित शिक्षा। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। विशेष बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का जो सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो है मुख्य धारा में समावेश। क्या है? मुख्य धारा में समावेश। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। विशेष बच्चों के लिए जो शिक्षा प्रदान करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो है मुख्य धारा में समावेश। ए आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर भी साथ में हो गया। बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। ऑप्शन 1 दे रखा है पठन और पाठन। ऑप्शन 3 दे रखा है संगीत और कला। ऑप्शन 4 दे रखा है विज्ञान के प्रयोग। ऑप्शन जो 4 दे रखा है इसका खेल और कूद। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जो उपयुक्त गतिविधि है वो है संगीत और कला। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अब जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चा, उनके लिए एक परिभाषा दी है। किसने दी है? टर्मन ने। तो टर्मन के अनुसार जिन बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है 140 से अधिक, 140 से क्या होती है अधिक होती है, वो क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। क्या होते हैं वो? प्रतिभाशाली। और इस प्रकार के जो बालक होते हैं इनमें पाया जाता है अभिसारी चिंतन। कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी चिंतन इनके अंदर देखने को मिलता है। और प्रतिभाशाली जो शब्द है, प्रतिभाशाली जो परिभाषा है वो तो किसने दी है? टर्मन ने। लेकिन प्रतिभाशाली जो शब्द है इसका जो सबसे पहले उपयोग किया है वो किया है होलिंगवर्थ ने। होलिंगवर्थ नामक जो मनोवैज्ञानिक है सबसे पहले इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। और इन्होंने बोला कि उपलब्धि परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त करने वाले बालकों के लिए इन्होंने क्या किया है, उच्च मतलब जो हमारा उपलब्धि परीक्षण होता है उसमें जो अच्छे अंक लेके आते हैं उसके लिए जो होलिंगवर्थ नामक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग किया है। और इनकी बुद्धिलब्धि कितनी बताई है? 140 से अधिक। किसने बताई है? टर्मन ने। तो आप इनको भी याद रखते जाएं साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, दृष्टिहीन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त सहायक उपकरण क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है
व्हील चेयर, ऑप्शन 2 दे रखा है सुनने की मशीन, ऑप्शन 3 दे रखा है ब्रेल पठन सामग्री, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका किताबें, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दृष्टिहीन बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त जो सहायक उपकरण है वो है ब्रेल पठन सामग्री। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, एलडी से यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों में सबसे सामान्य समस्या क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक संतुलन, ऑप्शन 3 दे रखा है भाषा विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक संपर्क, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एलडी से प्रभावित यानी जो सीखने में असक्षम है उनमें सबसे सामान्य समस्या क्या है? मानसिक संतुलन। क्या है? मानसिक संतुलन। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, ये प्रश्न अभी आया था, एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन 2 दे रखा है अटेंशन डेवलपमेंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन 3 दे रखा है इसका एंजाइटी डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑप्शन 4 दे रखा है ऑटिज्म डिफिक्ट हाई डिसऑर्डर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एडीएचडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है अति सक्रियता ध्यान विकार इसको बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। जो हमारा मानसिक विकार का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर भी मैं आपको इनको विस्तार से समझाऊंगा। मानसिक विकार में है ये काफ़ी सारे जो हैं वो दे रखे हैं, तो इनको हम उसमें देखेंगे। अभी तो आप इसको इतना याद रखें कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिसऑर्डर है वो किस एडीएचडी का पूरा नाम है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, दिव्यांग शब्द का उपयोग पहली बार किस योजना में किया गया था? ऑप्शन 1 दे रखा है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन 2 दे रखा है आरटी अधिनियम, ऑप्शन 3 दे रखा है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, ऑप्शन 2016 में बनाई है, ऑप्शन 4 दे रखा है स्मार्ट सिटी योजना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दिव्यांग शब्द का जो उपयोग पहली बार किस योजना में किया गया था? तो आरपीडब्ल्यूडी जो अधिनियम बनाया 2016 में, तो उसके अंदर ये जो दिव्यांग शब्द विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्दों का यूज किया गया था। विकलांग के लिए किसका किया गया था? दिव्यांग का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन 2 दे रखा है सैद्धांतिक शिक्षा, ऑप्शन 3 दे रखा है उच्च शिक्षा, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी? तो व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि जो व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो उनको दिया जा सकता है ताकि वो समाज में अपना एक मतलब कुछ भी काम स्टार्ट कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 22 है, ब्रेल किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सुनने में असमर्थों के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है दृष्टिहीन, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक रूप से कमजोर, ऑप्शन 4 दे रखा है भाषाई समस्या, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ब्रेल किसके लिए उपयोग होता है? ये होता है मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए। तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, दृष्टिहीन बच्चों को लिखने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? ऑप्शन 1 दे रखा है कंप्यूटर, ऑप्शन 2 दे रखा है स्लेट और स्टाइलस, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रोजेक्टर, ऑप्शन 4 दे रखा है पुस्तक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दृष्टिहीन बच्चों को लिखने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो स्लेट और स्टाइलस। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, बधिर बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षक को किस कौशल में निपुण होना चाहिए? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्रकारी, ऑप्शन 2 दे रखा है संकेत भाषा, ऑप्शन 3 दे रखा है गायन, ऑप्शन 4 दे रखा है गणित, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बधिर बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षक को किस कौशल में निपुण होना चाहिए? तो सांकेतिक जो भाषा है उसको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, शिक्षा में समावेश का अर्थ है? ऑप्शन 1 दे रखा है सभी बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना, ऑप्शन 3 दे रखा है कमजोर बच्चों को अलग रखना, ऑप्शन 3 दे रखा है विशेष बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनाना, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा में समावेश का जो अर्थ है सभी बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना। ए आंसर इसका सही रहेगा। कौन सा रहेगा सही आंसर? ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत विकलांग बच्चों के लिए कौन सी योजना है? ऑप्शन 1 दे रखा है समावेशी शिक्षा योजना, ऑप्शन 2 दे रखा है एकीकृत शिक्षा योजना, ऑप्शन 3 दे रखा है समावेशन योजना, ऑप्शन 4 दे रखा है विशेष शिक्षा योजना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत विकलांग बच्चों के लिए जो कौन सी योजना है वो है समावेशी शिक्षा योजना। तो ए आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। कौन सा रहेगा सही आंसर? ए आंसर इसका सही रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है बाल केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 दे रखा है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 दे रखा है सामग्री केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सा के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? तो वो है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। ए आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, ये हमारा जो अभी IEEDS जो हमारा प्रश्न आया था अभी पहले, तो इसका जो पूरा नाम है वो पूछा है इसके अंदर। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो
IEDSS का जो अर्थ है वो है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। बी आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा बी आंसर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाने में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे उपयोगी है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रवण आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 दे रखा है दृश्य आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 दे रखा है टेक्स्ट आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन 4 दे रखा है डिजिटलीकरण आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो दृष्टिकोण जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा श्रवण आधारित दृष्टिकोण। तो ए आंसर इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो है समावेशी शिक्षा का आधार क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन 2 दे रखा है विशेष बच्चों को अलग शिक्षा देना, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन जो 4 दे रखा है वो दे रखा है शिक्षकों का विकास, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो समावेशी शिक्षा का जो आधार है वो है समान अवसर प्रदान करना, यानी प्रत्येक बालक को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, उसके साथ धर्म, जाति, लिंग और उसके जो मानसिक क्षमताएं उसके आधार पर, मानसिक विकास के आधार पर या उसके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होने के आधार पर उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक तो है शिक्षा का अधिकार, एक तो है RT जो शिक्षा का अधिकार है अनिवार्य अधिनियम है वो, और एक है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके तहत जो ये क्या नाम से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर उनको समान शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो समावेशी शिक्षा प्रणाली है वो लागू की जा रही है। आपके टॉपिक भी जोड़ा है और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इस पर काफ़ी विस्तार से बात की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो 30 प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित। इसके अंदर हमारे जो कुछ अलग जो बच्चे हैं जैसे प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे और भी बच्चे और भी जो अलग जो वर्गीकरण है उनके बारे में हम कल जो और प्रश्न लेंगे 30 प्रश्न और उसके अंदर अमल करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो सारे प्रश्न है ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों की जो PDF अगर आप चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।